हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन। टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 27 अप्रैल 2020 एंड आज की द हिंदू एडिटोरियल से कौन कौन सी वोकैब इंपॉर्टेंट है वो हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस द हिंदू की नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उनमें ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर हो चुके हैं। इसके अलावा आप फिलर्स की वीडियो देखना चाहते हैं, क्लोज टेस्ट की इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड एरर डिटेक्शन की वीडियो जो कि ऑलरेडी बहुत सारी बन चुकी हैं, उनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स क्वेश्चन के साथ डिस्कस हो चुके हैं। इसके अलावा 5 PM पर लाइव सेशन होता है एरर डिटेक्शन का, तो वहाँ पर भी आप आकर उसे कुछ जो लाइव सेशन होता है, लाइव क्विज सेशन, उसे अटेंड कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी आप उन्हें देख लीजिए एंड 5 PM वाली लाइव सेशन के लिए डेली रेडी रहा कीजिए, क्योंकि वो फिक्स 5 PM पर स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो गाइस, देखिए हमारा फर्स्ट वर्ड है एडियरेंट। एडियरेंट का मतलब होता है समर्थक होना, पक्षपाती होना। यानी कि अगर आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हो, किसी एक पर्सन को सपोर्ट करते हो या किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करते हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप एडियरेंट हो। यानी कि एडियरेंट यानी कि आप एक पक्षपाती यानी कि समर्थक हो किसी एक रिलीजन, किसी एक पर्सन या किसी एक पार्टी के। ठीक है। सो यानी कि दोनों में से या बहुत सारों में से किसी एक को सपोर्ट करना उसे कहते हैं एडियरेंट, यानी कि पक्षपात करना। ओके। सो बहुत ही इजी मीनिंग है इसका एडियरेंट का। हमने पक्षपात जो वर्ड है वो बहुत बार सुना भी है हिंदी में। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं वो भी आप जान लीजिए, एडियरेंट इसे बोलते हैं। ठीक है। और इसके जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मतलब इसका मीनिंग अ सपोर्टर। ठीक है, सपोर्टर हो गया, मतलब आप किसी एक चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो तो आप पक्षपात कर रहे हो। ठीक है। तो अ सपोर्टर एज ऑफ अ कॉज और इंडिविजुअल, यानी किसी इंडिविजुअल को सपोर्ट करना। अ वोट दैट प्लीज्ड एडियरेंट्स ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म। एंड इसके अलावा इसके हिंदी में हमने मीनिंग देख ही लिया, समर्थक होता है, पक्षपाती होता है। सिनोनिम्स इसके देखिए क्या क्या होते हैं, सैटेलाइट, अप होल्डर, पार्टीजन, फॉलोअर, डिसिपल। ये क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं। और इन सभी का मीनिंग भी होता है पक्षपाती होना। क्या होना, पक्षपाती होना। जैसे कि यहाँ पे पार्टीजन लिखा हुआ है, तो पार्टीजन का मतलब भी होता है पक्षपात करना, यानी कि प्रीजुडाइज्ड इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर कॉज, यानी कि अ स्ट्रॉन्गर सपोर्टर ऑफ अ पार्टी, कॉज और पर्सन। ठीक है। इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्गर सपोर्टर ऑफ अ पार्टी, कॉज और पर्सन, देन दैट इज़ कॉल्ड एडियरेंट। ठीक है। सो पार्टीशन का मतलब हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे सैटेलाइट को जो लिखा हुआ है, सैटेलाइट तो आप जानते ही हो, सैटेलाइट का मतलब होता है जो उपग्रह होता है। ठीक है। जो कि सैटेलाइट यानी कि जो उपग्रह होता है, जो कि बनाया गया होता है, हमारे इंसान ने ही जो बनाया होता है उसे कहते हैं सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह। ठीक है। सो एन आर्टिफिशियल बॉडी प्लेस्ड इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ और मून और अनदर प्लैनेट इन ऑर्डर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और फॉर कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट। ओके। इसके अलावा आपने जो सैटेलाइट का मीनिंग होता है आपका, समथिंग इज सेपरेटेड from or the periphery of something else but is nevertheless dependent on or controlled by it। तो ये तो सैटेलाइट का मीनिंग आप सभी जानते ही हैं, इसका मीनिंग इसके सेंस में लिया जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब जो है एक ये भी होता है सैटेलाइट का, लाइक तरफदार होना एक तरह से, यानी कि एक पर्सन का सपोर्टर होना, तो ये भी सैटेलाइट का मीनिंग होता है। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड यहाँ पे हम देखेंगे यूजेस। इसका यूजेस क्या है, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडियरेंट ऑफ मॉनेटेरिज्म, यानी कि वो मॉनेटेरिज्म का एक स्ट्रॉन्ग एडियरेंट था, यानी कि सपोर्टर था। ठीक है। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पे हमारे सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, सैटेलाइट, अप होल्डर, पार्टीजन, फॉलोअर एंड डिसिपल। ओके। चलिए, तो ये वर्ड बहुत ही ईजी है और ये नाउन है, एज अ नाउन इसको सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिकल ए के बाद हम एडियरेंट का यूज़ कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है, जो कि एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है एंड एडियरेंट यहाँ पे एज अ नाउन वर्क कर रहा है। ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एपोक्रिफल। एपोक्रिफल का मतलब देखिए क्या होता है। सो गाइज, अपोक्रिफल का मतलब होता है बीइंग ऑफ जो क्वेश्चनेबल ऑथेंटिसिटी, यानी कि कोई चीज़ ऐसी होना जो कि शंका युक्त हो, यानी कि एक तरह से डाउटफुल हो कोई चीज़। ठीक है। इफ़ समथिंग इज़ डाउटफुल, यानी कि ऑफ अ स्टोरी और स्टेटमेंट ऑफ डाउटफुल ऑथेंटिसिटी। ठीक है। कोई चीज़ जिसमें डाउट हो, यानी कि डाउटफुल हो। सो डाउटफुल ऑथेंटिसिटी ऑल दो वाइडली सर्कुलेटेड एज बीइंग ट्रू, यानी कि सभी जगह उसको सच मानते हो लेकिन फिर भी वो डाउटफुल हो, दैट इज़ कॉल्ड एपोक्रिफल, यानी कि आपका अप्रमाणिक, यानी कि मन घड़ंत बातें, यानी कि ऐसी बात जो कि अब मन घड़ंत हो, जो कि मन से ही बनाई गई हो और जिसका कोई प्रमाण ना हो, दैट इज़ कॉल्ड अप्रमाणिक। ठीक है। सो अपोक्रिफल का मीनिंग हमने देख लिया और इसको क्वेश्चन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीइंग ऑफ
क्वेश्चनेबल ऑथेंटिसिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं, अप्रमाणिक और मनगढ़ंत। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, स्प्यूरियस, फिक्शियस, फॉल्स, इक्विवोकल, मिथिक, ये सब क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, इनका मतलब भी होता है कोई चीज़ जो कि जिसका कोई प्रमाण ना हो, जिसका कोई सर्टिफिकेशन ना हो। इसके यूजेस देखिए क्या होता है, एन अपोक्रिफल स्टोरी अबाउट अ फॉर्मर प्रेसिडेंट, यानी कि एक अपोक्रिफल स्टोरी किसकी, फॉर्मर प्रेसिडेंट की, यानी कि एक अपोक्रिफल स्टोरी मतलब कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट जो था उसकी एक ऐसी स्टोरी जो कि मनगढ़ंत है या फिर अप्रमाणिक है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे अपोक्रिफल का यूज़ हमने स्टोरी के पहले किया है। एंड स्टोरी क्या है, नाउन है, एंड अपोक्रिफल क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा इस नाउन के लिए, एंड ये क्या है आपका आर्टिकल। सो आर्टिकल के बाद आप जानते हो नाउन आता है, इसलिए हमने यहाँ पे स्टोरी नाउन की तरह यूज़ किया है और अपोक्रिफल का यूज़ एज एन एडजेक्टिव स्टोरी के लिए किया है। सो अपोक्रिफल का जो मीनिंग है वो आप याद रखिएगा। इसका मीनिंग होता है कोई चीज़ जो कि सर्टिफाइड ना हो, जिसका कोई सर्टिफिकेट ना हो, यानी कि जो अप्रमाणिक हो, और मनगढ़ंत भी बोल सकते हैं, यानी कि मन से बनाई हुई बातें। ठीक है, सो अपोक्रिफल का मतलब हमने देख लिया, एंड हमने एडरेंट का मतलब भी देख लिया, क्या होता है, समर्थक होना, पक्षपाती होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, क्लेयरवॉयंस। सो गाइस, क्लेयरवॉयंस का मतलब होता है कोई पर्सन जो कि एकदम चीज़ों की तह तक जाता हो, यानी कि चीज़ों की तह तक प्रवेश करने की शक्ति जिसके अंदर हो, उसे बोलते हैं क्लेयरवॉयंस। यानी कि द सपोज्ड पावर टू सी ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, यानी कि एक ऐसी पावर होना ऑब्जेक्ट को देखने की और इवेंट को देखने की, दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, तो उसे बोलते हैं क्लेयरवॉयंस, यानी कि एक तरह से चीज़ों को गहराई से देखने की शक्ति, यानी कि अतीन्द्रिय दृष्टि जिसे बोला गया है हिंदी में, यानी कि एक ऐसी दृष्टि जो कि एक तरह से असाधारण हो, यानी कि दिव्य दृष्टि हो, यानी कि कोई चीज़ आप उसके एकदम पहचान लेते हो, उसको बहुत ही अंदर से घुस के उसका जांच करते हो। ठीक है, सो उसे बोलते हैं। एंड द सपोज्ड फैकल्टी ऑफ परसीविंग थिंग्स और इवेंट्स इन द फ्यूचर और बियॉन्ड नॉर्मल सेंसरी कॉन्टैक्ट। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड क्लेयरवॉयंस। एंड ये क्या होता है, इसका मीनिंग हमने देख लिया, यानी कि ऑब्जेक्ट या फिर किसी इवेंट को इस तरह से देखने की शक्ति, जो कि एकदम गहराई से देखने की जो पावर होती है, उसे कहते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, क्लियर साइट, सेकंड साइट, सिक्स्थ सेंस। जैसे आपने सुना होगा सिक्स्थ सेंस बोलते हैं ना, दैट हम बोलते हैं किसी से, लाइक किसी के अंदर अगर ऐसी कोई पावर है तो हम क्या बोलेंगे, इसे यू हैव सिक्स्थ सेंस। क्या बोलते हैं, यू हैव सिक्स्थ सेंस। ठीक है, क्योंकि 5 सेंसेस होते हैं, लेकिन अगर 6 सेंसेस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ऐसा पर्सन जो कि एकदम ही लाइक किसी ने सोचा ना हो इस तरह की किसी के अंदर पावर होना, लाइक चीज़ों के अंदर एकदम एक तरह चीज़ों की जो तह होती है वहाँ तक प्रवेश करने की किसी की पावर होना, यानी कि द सपोज्ड पावर टू सी ऑब्जेक्ट्स और इवेंट दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। ठीक है, दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, यानी कि आपकी जो 5 सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस से भी कोई काम नहीं हो सकता हो, ऐसा कोई काम करना, उसे कहते हैं आपका क्लेयरवॉयंस, यानी कि एक तरह की अलग ही तरह की शक्ति होना, अतीन्द्रिय दृष्टि होना, असाधारण दृष्टि होना। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो हमने इन सभी का मीनिंग देख लिया और इसका यूजेस देखते हैं क्या है। शी स्टेयर्ड एट द कार्ड एज इफ शी कुड कॉन्टैक्ट इट्स राइटर बाय क्लेयरवॉयंस, यानी कि शी स्टार्टेड एट द कार्ड एज शी कुड कॉन्टैक्ट इट्स राइटर बाय क्लेयरवॉयंस, यानी कि उसने क्या किया, स्टेयर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, शी स्टेयर्ड एट द कार्ड, उसने कार्ड की तरफ इस तरह से देखा या फिर एकचित हो गई, देखती रही जैसे कि वो कांटेक्ट करेगी, शी कुड कांटेक्ट। ठीक है, कांटेक्ट कर सकती है किसको, राइटर को। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेंस आ रहा है, यानी कि उसने कार्ड को इतनी गहराई से देखा, इतनी गहराई से उसने देखा कि जैसे कि वो कांटेक्ट कर सकती है राइटर को। ठीक है, बाय क्लेयरवॉयंस, यानी कि अतीन्द्रिय दृष्टि, यानी कि क्लेयरवॉयंस मतलब यहाँ पे दिव्य दृष्टि से एक तरह से। ठीक है, एक तरह से सेंसेस के थ्रू, सेंसेस मतलब एक सिक्स्थ सेंस वाला जो होता है ना, वो उस वाले सेंस के थ्रू। ठीक है, सो क्लेयरवॉयंस का मतलब होता है सीधा सीधा एक किसी के अंदर सिक्स्थ सेंस का होना, दैट्स इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है, और हाँ यहाँ पे हमने क्लेयरवॉयंस का यूज़ किस तरीके से किया है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे हमने बाय के बाद इसका एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, तो यहाँ पर ये एज अ नाउन यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है बेस्मर्च। बेस्मर्च का मतलब होता है आपका, बिस्मर्च का मतलब होता है बर्बाद करना, यानी कि टू स्पॉइल, डैमेज द रेपुटेशन ऑफ समवन और समथिंग इन द ओपिनियन ऑफ अदर्स, यानी कि किसी को स्पॉइल कर देना, डैमेज कर देना किसी की रेपुटेशन को। ठीक है,
किसी को पर्सन भी हो सकता है और समथिंग भी हो सकता है। इन द ओपिनियन ऑफ अदर्स, यानी कि किसी और के ओपिनियन पर किसी को डैमेज कर देना, स्पॉइल कर देना, किसी की रेपुटेशन को ख़त्म कर देना, दैट इज़ कॉल्ड बेस्मर्च, यानी कि बर्बाद कर देना। ठीक है, अब देखिए यहाँ के सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। सली एंड डिस्कलर, सली एंड डिस्कलर होता है। एंड सली का मतलब भी होता है एक तरह से मैला कर देना, किसी को लाइक दूषित कर देना, किसी पर कलंक लगाना, यानी कि डैमेज करना किसी की प्योरिटी को और किसी की इंटीग्रिटी को, दैट इज़ कॉल्ड सली, यानी कि एक तरह से मैला करना, धब्बे लगाना, अशुद्ध करना, दूषित करना, कलंक लगाना, ठीक है, डैमेज करना किसी की प्योरिटी को, किसी की इंटीग्रिटी को, दैट इज़ कॉल्ड सली। एंड डिसकलर का मतलब भी होता है मैला करना, गंदा करना, यानी कि इसको बेरंग करना। ठीक है, अब देखिए इसके यूजेस क्या हैं। राघव बिस्मर्च द डाइनिंग टेबल विद सांभर, राघव ने क्या किया, बिस्मर्च कर दिया डाइनिंग टेबल को सांभर से, यानी कि राघव ने डाइनिंग टेबल को सांभर से क्या कर दिया, ख़राब कर दिया। ठीक है, मैला कर दिया उसको, एंड यानी कि गंदा कर दिया। ठीक है, सो इसके सेंस में यहाँ पे इसका यूज़ किया गया। सो बिस्मर्च का मीनिंग होता है बर्बाद करना, यानी कि गंदा करना, डैमेज करना, स्पॉइल करना। एंड ये एज अ वर्ब सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राघव क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद हमने एज अ वर्ब बिस्मर्च का यूज़ यहाँ पे किया है थर्ड फॉर्म में। ठीक है, सॉरी थर्ड फॉर्म में नहीं, यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म में यूज़ हुआ है। अगर आपको ये जानना हो कि कोई भी वर्ब जिसमें ईडी लगा हो, क्योंकि ईडी वाली जो फॉर्म होती हैं वो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म कुछ वर्ब्स में सेम होती हैं। जैसे कि इसमें बिस्मर्ज्ड ही होगा सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी यही होगा। तो अगर ये जानना हो कि सेकंड है या थर्ड है, तो उसमें आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा, सेंटेंस किस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है उसकी। जैसे कि यहाँ पे राघव के जस्ट बाद हमने मेन वर्ब का यूज़ किया है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंस यहाँ पे आ रहा है। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब सेकंड का यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे भी सेम वही फॉलो हो रहा है, इसलिए बिस्मर्च जो है यहाँ पे ईडी लगा के सेकंड फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। सो आई होप दिस इज क्लियर गाइज। एंड इसका मीनिंग आप याद रखिएगा, काफ़ी ईजी मीनिंग है। बिस्मर्च का मीनिंग होता है बर्बाद करना, यानी गंदा करना, यानी कि किसी को डिसकलर करना, यानी बेरंग करना। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिलिजरेंट। बिलिजरेंट का मतलब होता है झगड़ालूपन होना, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि लड़ाकू पर्सनैलिटी का हो, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो कि लड़ाई बहुत करता हो, यानी कि अ नेशन और पर्सन इंगेज्ड इन वॉर और कॉन्फ्लिक्ट एज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, यानी कि कोई नेशन हो, यानी कि किसी राष्ट्र के सेंस में भी हम ले सकते हैं, या फिर कोई पर्सन हो जो कि किस चीज़ में इंगेज्ड हो, किसी वॉर में, किसी कॉन्फ्लिक्ट में, यानी कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद में, एज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, यानी कि इंटरनेशनल लॉ के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड हो, यानी कि उसको परमिशन हो एक तरह से लड़ने की। जैसे कि हमारी सेना है देश की, सभी देश की सेनाएं जो होती हैं वो लड़ती हैं, तो उनको परमिशन होती है, मतलब उनके देश के द्वारा, तो ये एक इंटरनेशनल लॉ है। ठीक है, सो यानी कि बिलिजरेंट का मतलब होता है कोई पर्सन जो कि झगड़ालूपन हो। झगड़ालूपन वाले पर्सन के लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी कि ऐसे पर्सन जो कि झगड़ा बहुत करते हों, ठीक है, छोटी छोटी बात पे लड़ते हों, यानी कि इंक्लाइन और ईगर टू फाइट, हॉस्टाइल और एग्रेसिव। ठीक है, किसी पर्सन का कैसा होना, फाइट करने के लिए ईगर रहना एंड एग्रेसिव रहना किसी पर्सन का, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड बिलिजरेंट। अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। कंटेंशियस, पग्नेशियस होता है, एंड बेलिकोस, वॉर लाइक, एंटागोनिस्टिक। इन सभी का मतलब ये होता है किसी पर्सन का कैसा होना, झगड़ालू होना, यानी कि झगड़ा करने वाला पर्सन, यानी कि लड़ाकू पर्सन बोलते हैं, यानी कि ईगर और क्विक टू आर्ग्यू, क्वेरल और फाइट, मतलब कि ऐसा कोई पर्सन जो कि लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहता हो कि आ जाओ लड़ने के लिए, मैं तैयार हूँ, उसके सेंस में। ठीक है, यानी कि झगड़ा करने वाला इंसान, फाइट करने वाला इंसान, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं पग्नेशियस। एंड बेलिकोस का मतलब भी होता है, बेलिकोस का मतलब ऐसा पर्सन जो कि सेम, वही मीनिंग सबका सेम ही है। जैसे कि बेलिकोस का मतलब भी होता है लड़ाकू पर्सन, यानी कि युद्ध को, यानी कि लड़ाई को पसंद करने वाला पर्सन, लड़ाका बोलते हैं जिसको, लड़ाकू बोलते हैं। ठीक है, यानी कि
विलिंगनेस टू फाइट, ठीक है, कोई पर्सन ऐसा जिसके अंदर कैसी विलिंगनेस है, फाइट करने की विलिंगनेस है, लड़ाई करने की चाहत है जिसके अंदर, दैट पर्सन इज कॉल्ड बेलिकोस, ठीक है। एंड वॉर लाइक हो गया, एंटागोनिस्टिक हो गया, इन सभी का मीनिंग सेम होता है, यानी कि लड़ाकू पर्सन। सो बिलिजरेंट का मतलब देख लिया झगड़ालूपन होना, एंड सिनोनिम्स भी इसके देख लिए कंटेंशियस, पग्नेशियस एंड बेलिकोस, वॉर लाइक, एंटागोनिस्टिक। अब देखिए इसका यूजेस क्या है, अ बल नैग्ड बेलिजरेंट ओल्ड मैन, क्या लिखा है, अ बल नैग्ड अ बेलिजरेंट ओल्ड मैन, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि कैसा हो, ओल्ड मैन यहाँ पे बोला गया है, बुल नेक वाला एक ओल्ड मैन जो कि बहुत ही ज़्यादा कैसा है, लड़ाकू है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ओल्ड मैन से पहले हमने बेलिजरेंट का यूज़ किया है, और बेलिजरेंट जैसे कि किसी भी नाउन के पहले अगर यूज़ हो रहा है तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। सो यहाँ पे बेलिजरेंट का यूज़ हम एज एन एडजेक्टिव कर रहे हैं। सो आई होप यहाँ पर भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। बेलिजरेंट का मीनिंग आई थिंक अभी तक आपको याद भी हो गया होगा सुनते सुनते, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एस्ट्रेंजमेंट का मतलब देखिए गाइस क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरह से दूरियां आ जाना लोगों में, यानी कि मनमुटाव आ जाना, ठीक है। सो आपने ये वर्ड हिंदी में सुना होगा, यानी किसी के अंदर अगर मनमुटाव आ जाता है, दूरियां आ जाती हैं, रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, तो उसे कहते हैं एस्ट्रेंजमेंट, यानी कि सेपरेशन रिजल्टिंग फ्रॉम हॉस्टिलिटी, यानी कि शत्रुता की वजह से या किसी लाइक कन्फ्यूज़न की वजह से उसमें क्या आ जाना, एस्ट्रेंजमेंट, यानी कि दूरी आ जाना, यानी कि मनमुटाव हो जाना। तो यानी कि द फैक्ट ऑफ नो लॉन्गर बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स, यानी कि अगर आप किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम तक फ्रेंडली टर्म्स पे नहीं हो और किसी सोशल ग्रुप से कनेक्टेड नहीं हो, यानी कि आप अलग हो गए हो उनसे, उनके साथ आपका मनमुटाव हो गया है, कोई कन्फ्यूज़न हो गई है, ठीक है। सो उसे बोलते हैं क्या, एस्ट्रेंजमेंट, यानी कि संबंध विच्छेदन, यानी संबंधों का टूटना एंड दूरियां आना, ठीक है। सो उसे बोलते हैं क्या, एस्ट्रेंजमेंट। एंड इसका मीनिंग इंग्लिश में क्या बोलता है, एलिनेशन, सेपरेशन रिजल्टिंग फ्रॉम हॉस्टिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, एलिनेशन, एंटीपैथी एंड डिसअफेक्शन, ठीक है। एलिनेशन हो गया, इसका मतलब भी होता है किसी के अंदर क्या आना, किसी दो पर्सन के अंदर क्या आना, दूरियां आना, यानी कि एक तरह का द स्टेट और एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम अ ग्रुप, यानी कि किसी ग्रुप से आप आइसोलेट हो गए हो, यानी कि अलग हो गए हो, या किसी एक्टिविटी से बाहर हो गए हो या अलग हो गए हो, ठीक है। टू विच वन शुड बिलोंग और इन विच वन शुड बी इन्वॉल्व, यानी कि आपको किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए बट आप उससे अलग हो गई हो, आपको किसी ग्रुप में इन्वॉल्व होना चाहिए बट आप उससे अलग हो गई हो, तो उसे बोलते हैं क्या, यानी कि दूर होना, यानी कि एस्ट्रेंजमेंट, यानी कि आपका एलिनेशन, ठीक है। सो एलिनेशन का मतलब होता है एक तरह से वही आपका जो अलग हो जाना किसी से, यानी कि दूरियां बना लेना, उसे कहते हैं एलिनेशन, ठीक है। सो इसके और क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं, जैसे एंटीपैथी हो गया, डिसअफेक्शन हो गया, ये भी इसके सिनोनिम्स होते हैं। अब देखिए यूजेस, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं सेंटेंस में। द ग्रोइंग एस्ट्रेंजमेंट ऑफ द पुलिस फ्रॉम देयर कम्युनिटीज़, यानी कि पुलिस का जो उनकी कम्युनिटीज़ हैं उनसे क्या हो रहा है, एस्ट्रेंजमेंट हो रहा है, यानी कि दूरियां आ रही हैं पुलिस और कम्युनिटीज़ के बीच में, यानी कि उनके बीच में संबंध जो हैं वो दूर दूर हो रहे हैं, यानी कि संबंध टूट रहे हैं। जैसे कि लोगों का पुलिस से भरोसा उठ जाता है, तो उसी के केस में यहाँ पे इसका सेंस बन रहा है, यानी कि एक तरह का पुलिस और कम्युनिटी, यानी कि पुलिस और लोगों के बीच में दूरियां आना, ठीक है। ट्रस्ट ना बन पाना, ट्रस्ट बिल्ड ना हो पाना, उसे बोलते हैं क्या, एस्ट्रेंजमेंट, यानी कि दूरियां आना। सो एस्ट्रेंजमेंट का मतलब हमने देख लिया, एलिनेशन, सेपरेशन रिजल्टिंग फ्रॉम हॉस्टिलिटी, हिंदी में मीनिंग होता है संबंध विच्छेदन या दूरियां। सिनोनिम्स होते हैं एलिनेशन, एंटीपैथी, डिसअफेक्शन एंड यूजेस भी हमने देख लिया। सो आई होप दिस इज क्लियर। और एस्ट्रेंजमेंट एज अ नाउन यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एस्ट्रेंजमेंट का यूज़ किया है जो कि आर्टिकल द के बाद आ रहा है, और ये जो बीच में यूज़ हो रहा है ग्रोइंग, वो एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, एंड एस्ट्रेंजमेंट एज अ नाउन यहाँ पे वर्क कर रहा है। सो इस तरीके से एज अ नाउन हमें इसका सेंटेंस में यूज़ करना होता है। एस्ट्रेंजमेंट का मीनिंग बहुत ही आसान है, आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गाइस, देखिए एक्सपोस्टुलेट। एक्सपोस्टुलेट का मतलब देखिए क्या होता है, लाइक किसी से किसी को समझाना, एक तरह से किसी को मनाना, ठीक है, किसी के अलग एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और डिसएग्रीमेंट, यानी किसी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल को शो करना। फॉर एग्जांपल आपके सामने किसी ने कोई ऑफ़र रखा है, तो आपने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्गली डिसअप्रूव कर दिया उसको, या डिसएग्रीमेंट उसको दे दिया, ठीक है। यानी कि आपने किसी चीज़ को डिसएग्री किया, आपने डिसअप्रूवल दे दिया और आपने स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल शो किया, तो उसे कहते हैं क्या, एक्सपोस्टुलेट, यानी कि मना कर देना, एकदम आपत्ति जताना, ठीक है।
यानी कि आपने बोला कि नहीं नहीं ये काम हम नहीं कर सकते हैं, ये गलत बात है, मैं इसको बिल्कुल नहीं करना चाहता, और आपने उस ऑर्डर को क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया, उसको डिसएग्रीमेंट दे दी, ठीक है। सो उसे बोलते हैं क्या, एक्सपोस्टुलेट, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल देना एक तरह से, दैट इज कॉल्ड एक्सपोस्टुलेट। अब देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मनाना एंड आपत्ति करना। मनाना मतलब इसका लाइक एक्सप्लेन करना कि आप क्यों इसको डिसअप्रूव कर रहे हो, तो उसे बोलते, इसके सेंस में यहाँ पे मनाना लिखा गया है, ठीक है। और यानी कि अपने बात मनवाने के लिए, डिसअप्रूव को मनवाने के लिए मनाना, ठीक है। एंड यहाँ पे सिनोनिम्स क्या क्या है इसके, अनवे, एक्सेप्ट, किक, चैलेंज एंड स्कॉक। तो ये होते हैं इसके सिनोनिम्स। अनवे होता है, एक्सेप्ट होता है, किक होता है, चैलेंज होता है एंड स्कॉक, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो इन सभी वर्ड्स को भी आप याद रखिएगा। अनवे का मतलब होता है आक्रमण करना। अनवे का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना। लाइक अगर आप किसी पर आक्रमण कर रहे हो, चढ़ाई कर रहे हो, हमला कर रहे हो, किसी को लाइक किसी से इस तरह से बात कर रहे हो कि आपकी किसी से बहुत ज़्यादा शत्रुता हो, यानी कि स्पीक और राइट अबाउट समथिंग विद ग्रेट हॉस्टिलिटी, बहुत बड़ी शत्रुता के साथ में किसी से बात करना और किसी को लिखना, या किसी पर आक्रमण करना, किसी को डांटना, किसी को खरी खरी सुनाना, उसे कहते हैं क्या, अनवे, ठीक है। यानी कि अनवे का मतलब हमने देख लिया, वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अनवे का मतलब होता है किसी को आक्रमण करना एंड किसी को खरी खरी सुनाना। एक्सेप्ट भी आपका वही हो गया, लाइक एक्सेप्ट यानी कि एक तरह से जो एक्सेप्ट होता है वो एक्सेप्शन के केस में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि मना कर देना किसी चीज़ के लिए। किक कर देना, यानी कि मतलब किक करने का मतलब तो होता ही है, लाइक लात मार देना कि नहीं मुझे ये ऑफ़र पसंद नहीं, उसके सेंस में, ठीक है। चैलेंज का मतलब भी होता है, लाइक चैलेंज कर रहे हो आप किसी ऑर्डर को, किसी ऑफ़र को एक तरह से, ठीक है। एंड इसके अलावा स्कॉक, स्कॉक का मतलब गाइस क्या होता है, लाइक कोई पक्षी होता है जो कि ची ची की आवाज़ करता है, तो यानी कि एक बर्ड के ये साउंड से रिलेटेड है ये वर्ड, ठीक है। ऑफ अ बर्ड मेक अ लाउड हार्श नॉइस, जब कोई बर्ड है वो एक लाउड एंड हार्श नॉइस जब करती है तो उसे बोला जाता है क्या, स्कॉक, ठीक है। सो स्कॉक जो है एक बर्ड के वॉइस से रिलेटेड है, ठीक है। एक ऐसी वॉइस जो कि हार्श हो, यानी कि एक ऐसी वॉइस जो कि एक तरह से दर्द वाली हो एंड डर की वजह से निकली हो, ठीक है, उसे बोलते हैं स्कॉक। अनवे का मतलब हमने देख लिया, अनवे का मतलब होता है वही कि आप एक तरह से क्या कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए आक्रमण कर रहे हो, किसी पर्सन को डांट रहे हो, ठीक है, उसे कहते हैं क्या, किसी को खरी खरी सुना रहे हो, फटकार लगा रहे हो किसी को, यानी कि एक तरह से स्कॉल्ड करना एंड अटैक करना, ये दोनों ही इसके क्या होते हैं, मीनिंग होते हैं अनवे के, ठीक है। एंड हिंदी में हमने इन सभी का मीनिंग देख लिया। एक्सपोस्टुलेट का मीनिंग आप याद रखिएगा, इसका मतलब होता है एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और डिसएग्रीमेंट। यूजेस इसके क्या क्या है, आई एक्सपोस्टुलेटेड विद हिम इन वेन, मैंने क्या किया, एक्सपोस्टुलेट कर दिया उसके साथ में, ठीक है। वेन यानी कि वेन का मतलब देखिए क्या होता है, कोई छोटी सी बात पर, यानी कि बेकार में ही एक तरह से, यानी कि बेकार में ही मैंने उसके साथ क्या कर दिया, एक्सपोस्टुलेट कर दिया, यानी कि जो है डिसअप्रूवल शो किया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल को क्या किया, शो किया बेकार में ही। यानी कि वेन का मतलब होता है बेकार में ही, यानी कि हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटीज़ और वर्थ, यानी कि किसी की जो अपीयरेंस है, कोई कैसा दिखता है, किसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, किसकी क्या वर्थ है, उसके बारे में आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या होना, ओपिनियन होना, ठीक है। यानी कि हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन अबाउट वंस अपीयरेंस, एबिलिटीज़ और वर्थ, दैट इज़ कॉल्ड आपका क्या, वेन, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। और वेन का मतलब हमने देख लिया। इस तरह से हिंदी में क्या बोलते हैं, एक तरह से आप क्या करना, लाइक बेकार में ही किसी से एक तरह से लड़ाई कर लेना, ठीक है, बिना किसी रीज़न के, उसे बोलते हैं, यानी कि प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट, ऐसी कोई लड़ाई जिसका कोई रिजल्ट ना हो, यूजलेस हो, ठीक है। सो इसको यहाँ पे बोला गया है कि आई एक्सपोस्टुलेटेड विद हिम इन वेन, यानी बेकार में ही मैंने उसके साथ क्या किया, डिसअप्रूवल जो है शो किया, यानी डिसएग्रीमेंट किया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एज अ वर्ब इसका यूज़ किया जाता है, तो एज अ वर्ब ही हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में इसका यूज़ किया है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, और एक्सपोस्टुलेट क्या है, एज अ वर्ब यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गाइज, नेक्स्ट वर्ड है इग्नोमिनस का मीनिंग होता है गाइस कोई चीज़ जो कि डिज़र्विंग हो, किसकी, पब्लिक डिस्ग्रेस की और शेम की, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो कि शर्मनाक हो उसे बोलते हैं इग्नोमिनस, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ जो कि शर्मनाक हो उसे बोलते हैं इग्नोनिमस, यानी कि डिज़र्विंग और कॉजिंग पब्लिक डिस्ग्रेस
और शेम, दैट इज़ कॉल्ड इग्नोनिमस। ठीक है, इतना हमने देखा। अब देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कलंकित एंड शर्मनाक। सिनोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं, डिग्रेडिंग, डेस्पिकेबल, डिबेसिंग, डिसक्रेडिटेबल, शेमफुल। इन सभी का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि शर्मनाक हो या कलंकित हो। यूजेस क्या है इसके, नो अदर पार्टी रिस्क्ड इग्नोनिमस डिफीट, यानी कि नो अदर पार्टी यानी कि किसी अदर पार्टी ने इग्नोनिमस डिफीट जो है नहीं जो है रिस्क ली, यानी कि नहीं रिस्क लेने का मतलब है कि किसी ने शर्मनाक जो हार होती है उसका रिस्क किसी भी पार्टी ने नहीं लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो इग्नोनिमस का यूज़ हम डिफीट के पहले कर रहे हैं, डिफीट के पहले इसका यूज़ हम कर रहे हैं। डिफीट के पहले, डिफीट क्या है, नाउन है, इसके पहले अगर हम किसी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं इसको डिफाइन करने के लिए तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे इग्नोनिमस क्या है, एडजेक्टिव है, और डिफीट क्या है, आपका नाउन है। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। इसका यूज़ हमें एज एन एडजेक्टिव करना होता है और इसका मतलब होता है डिज़र्विंग और कॉजिंग पब्लिक डिस्ग्रेस और शेम, यानी कि कोई चीज़ जो कि शर्मनाक हो, कलंकित हो, उसे बोलते हैं इग्नोनिमस। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं गाइस, अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मीनिंग देखिए क्या होता है, इसका मीनिंग होता है किसी पर्सन का ज़िद्दी होना। कैसा होना, ज़िद्दी होना, यानी कि कोई पर्सन बोले कि नहीं मुझे ये चीज़ अभी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बोल सकता है कि ये मुझे खिलौना चाहिए, ये मुझे अभी चाहिए, तो उसे बोलते हैं जिद करना। ठीक है, और इसी को बोलते हैं आपका अनफॉर्चुनेट इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं हठपूर्ण, यानी कि जिद करना। ट्रबलसमली अर्जेंट और परसिस्टेंट इन रिक्वेस्टिंग। ट्रबलसमली अर्जेंट, कोई काम करने की आप बोल रहे हो, जिद कर रहे हो। परसिस्टेंट इन रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट कर रहे हो बार बार। एंड प्रेसिंगली एंट्रेटिंग, यानी कि बार बार उस पर दबाव दे रहे हो, तो उसे कहते हैं जिद करना, यानी कि अनफॉर्चुनेट। अब इसके सिनोनिम्स देखिए क्या क्या होते हैं, परसिस्टेंट, अर्जेंट, टीजिंग, अनएंड्यूरेबल, ये सब होते हैं इसके क्या, सिनोनिम्स। ठीक है, सो अनफॉर्चुनेट का मतलब हमने देख लिया, इसका मतलब होता है जिद करना। ओके, और इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, परसिस्टेंट यानी कि लगातार करना, एंड अर्जेंट यानी कि अर्जेंट मतलब किसी काम को बोलना कि नहीं ये अर्जेंट है, इसे अभी करो, उसके सेंस में जिद करना। ठीक है, इसके अलावा टीजिंग, टीज करना, मतलब टीज करना यानी कि जिद करना, टीज करना किसी को परेशान करना। एंड अनएंड्यूरेबल का मतलब भी होता है एक तरह से आपका, यानी कोई चीज़ जो कि नॉट एबल टू बी टॉलरेटेड और एंड्योर्ड, कोई ऐसी चीज़ जो कि टॉलरेटेड ना की जाए या फिर ना कर पाए, कोई पर्सन किसी को टॉलरेट ना कर पाए क्योंकि वो जिद कर रहा है। ठीक है, सो उसके सेंस में इसका यूज़ यहाँ पे किया गया है। सो परसिस्टेंट, अर्जेंट, टीजिंग, अनएंड्यूरेबल, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है कोई पर्सन जो कि जिद करता हो, और इसका यूजेस क्या है, अनफॉर्चुनेट क्रेडिटर्स, यानी कि कैसे क्रेडिटर्स, जिद्दी क्रेडिटर्स, यानी कि जिद करने वाले क्रेडिटर्स। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड एज यू कैन सी क्रेडिटर्स से पहले हम अनफॉर्चुनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो क्रेडिटर्स क्या है गाइज, आपको पता होगा, नाउन है। अनफॉर्चुनेट क्या है, एडजेक्टिव है। सो इस तरीके से एज एन एडजेक्टिव इसका सेंटेंस में यूज़ हम कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है जैजून। जैजून का मतलब होता है कोई पर्सन जो कि एक तरह से फीका हो या नीरस हो। फीका एंड नीरस से मतलब है कोई ऐसा पर्सन जो कि अपनी लाइफ में इंटरेस्ट ना ले रहा हो, जिसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, जिसको किसी चीज़ में दिलचस्पी ना हो। वो ऐसा पर्सन जो कि बेसुध हो गया हो, जिसको अपना ही होश ना हो, उसे कहते हैं जैजून। यानी कि नेव हो जाना, एक तरह से सिंपलिस्टिक हो जाना, सुपरफिशियल हो जाना, उसे क्या कहते हैं, हम जैजून कहते हैं। यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है किसी पर्सन का गंभीर ना होना। ठीक है, यानी कि गंभीर ना होना यानी कि सीरियस ना होना, यानी कि वो एक तरह से फीका हो, जिसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, उसे बोलते हैं गंभीर ना होना, यानी कि। ठीक है, एंड आई होप दिस इज़ क्लियर। और यहाँ पे हमने जैजून का मतलब तो देख ही लिया कि जैजून का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो कि फीका हो, यानी कि जिसको अपना ही शुद्ध ना हो, अपना होश में ना हो कोई पर्सन, उसे बोलते हैं जैजून। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, नेव हो गया, प्यूराइल हो गया, बैरन हो गया, चाइल्डिश हो गया, ड्राई हो गया। क्या क्या होता है, नेव, प्यूराइल, बैरन, चाइल्डिश, ड्राई, ये सब क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, प्यूराइल का मतलब होता है क्या, बचकाना हरकतें करना, यानी कि चाइल्डिशली शिली हरकतें करना। एंड
एक तरह से बचकाने हरकत करना, जैसे कि बच्चे करते हैं, ठीक है। और इसको हम एक और सेंस में बोल सकते हैं छिचोरापन करना, एक तरह से तुच्छ काम करना, एक तरह से यानी कि बचकानी वाली हरकतें करना, उसे कहते हैं क्या, प्योराइल, ठीक है। सो उसको हम चाइल्डिश भी कहते हैं, जैसे कि आप जानते हो चाइल्डिश नेचर होना किसी पर्सन का, ठीक है। एंड प्योराइल का मतलब आपने देख लिया कि बचकानी हरकतें करना एंड तुच्छ पना दिखाना एंड एक तरह का चाइल्डिशली सिली होना, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, प्योराइल। बैरन का मतलब होता है आपका लाइक फीका हो जाना, एक तरह से बैरन हो जाना, लाइक किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेना। और बंजर हो जाना, बैरन का जो मेन मीनिंग होता है वो होता है बंजर, किसी जो लैंड होती है यानी कि जो भूमि होती है उससे रिलेटेड, लाइक कोई लैंड है जो कि बैरन है, इसका मतलब क्या है कि वो बंजर है, ठीक है। सो टू पुअर टू प्रोड्यूस मच और एनी वेजिटेशन, कोई ज़मीन इतनी ज़्यादा ख़राब होना कि वो जो वेजिटेशन यानी कि सब्जियां हैं वो ना दे पाए या कोई ऐसी चीज़ें ना दे पाए, तो उसे कहते हैं बैरन यानी कि बंजर भूमि यानी कि ज़मीन, ठीक है। और इसके अलावा बैरन का मतलब होता है लाइफ लेस होना। क्या होता है बैरन का मतलब, लाइफ लेस होना। जैजून का मतलब भी होता है लाइफ लेस होना। नेव हो गया। प्यूराइल मतलब होता है लाइक चाइल्डिश बिहेवियर किसी पर्सन का, ठीक है। चाइल्डिश तो आपका जानते ही होते, चाइल्डिश यानी बचकाना हरकतें करना। एंड ड्राई का मतलब सूखा सूखा यानी कि लाइफलेस होना, ठीक है। सो इन सभी की मीनिंग हमने देख ली। अब देखिए यूजेस, दे आर एंटायरली प्रेडिक्टेबल एंड यूजुअली जैजून ओपिनियंस। दे आर एंटायरली प्रेडिक्टेबल मतलब कोई प्रेडिक्ट कर सके ऐसी चीज़, ठीक है। सो एंटायरली प्रेडिक्टेबल यानी कि पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल कोई चीज़। एंड यूजुअली जैजून ओपिनियंस, उनके जैजून ओपिनियंस का मतलब है गाइज, ओपिनियंस देखिए यहाँ पे नाउन है, ठीक है। और जैजून यहाँ पे क्या है, ओपिनियन के लिए एडजेक्टिव है। सो जैजून का मतलब हुआ ऐसे ओपिनियन जो कि नेव हो, सिंपलिस्टिक हो, यानी कि फीके ओपिनियन जो होते हैं, फीके फीके ओपिनियन, ठीक है, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, ऐसे ओपिनियन जो कि फीके से हो यानी कि बिना कोई दिलचस्पी वाले, ठीक है। लाइक आपको कोई ओपिनियन दे रहा है लेकिन उसको कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको बोलते हैं क्या, जैजून ओपिनियन। आपको किसी ने ओपिनियन दिया, कोई सलाह दी, लेकिन वो ओपिनियन ऐसे ही दे रहा है बिना मन से यानी कि बिना किसी इच्छा के, उसे बोलते हैं क्या, जैजून ओपिनियन, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड हमने इन सभी के भी मीनिंग देख लिया। जैजून का मतलब होता है नेव, सिंपलिस्टिक एंड सुपरफिशियल होना यानी फीका होना, नीरस होना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए हमने कर लिया है सभी वर्ड्स को रिवीजन, यानी कि सभी वर्ड्स को समझ लिया है, और अब हम करेंगे सभी वर्ड्स का रिवीजन, जो कि हम स्टार्टिंग से करेंगे। तो देखिए मैंने फर्स्ट वर्ड आपको क्या बताया था, एडिरेंट। एडिरेंट का मतलब होता है क्या, कि अ सपोर्टर एज ऑफ अ कॉज और इंडिविजुअल अ वोट दैट प्लीज्ड एडिरेंट्स ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म, ठीक है, यानी क्या होना, समर्थक होना, पक्षपाती होना। सो एडियरेंट जो है वो नाउन होता है, ये भी आप याद रखिएगा। एडियरेंट क्या होता है, नाउन होता है, और इसका मतलब होता है किसी एक पर्सन को या पार्टी को सपोर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड आता था अपोक्रिफिल। अपोक्रिफिल का मतलब होता है अप्रमाणिक या मनगढ़ंत, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई सर्टिफिकेशन ना हो, जो मन से बनाई गई बातें हों, उनको बोलते हैं मनगढ़ंत बातें, यानी कि जिनका कोई सर्टिफिकेशन ना हो, उसे बोलते हैं अपोक्रिफिल, ठीक है। ये होता है एडजेक्टिव, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड था गाइस क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस का मतलब होता है एक तरह से अतीन्द्रिय दृष्टि, यानी कि किसी की क्लियर साइट होना, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसके पास सिक्स्थ सेंस अवेलेबल हो, यानी कि जो कि सिक्स्थ सेंस का यूज़ करके चीज़ों को पहचान सके और चीज़ों की एकदम गहराई तक जो है जाकर उन्हें जांच कर सके, उसे बोलते हैं क्या, सिक्स्थ सेंस यानी कि क्लेयरवॉयंस। सो ये भी नाउन है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड हमारा था क्या था, बिस्मर्च। बिस्मर्च का मतलब था टू स्पॉइल, यानी कि स्पॉइल कर देना, बर्बाद कर देना। तो बिस्मर्च का मतलब था स्पॉइल कर देना, बर्बाद कर देना। और इसके अलावा सली, डिसऑर्ड, डिसकलर, ये सब भी हमने वर्ड देखे थे, और ये क्या होता है, वर्ब होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड था गाइस बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट का मतलब क्या होता है, झगड़ालूपन होना, यानी किसी पर्सन के अंदर लड़ाकूपन होना, झगड़ालूपन होना, उसे बोलते हैं बेलीग्रेंट, और ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट वर्ड हमने देखा था एक्सट्रांचमेंट। एक्सट्रांचमेंट का मतलब होता है यानी कि दूरियां आ जाना दो लोगों के अंदर, लाइक ग्रुप से आप अलग हो गई हो, किसी पर्सन से अलग हो गई हो, सेपरेट हो गई हो, यानी कि दूरियां आ गई हैं, उसे बोलते हैं क्या, एक्सट्रांचमेंट, और ये क्या होता है, नाउन होता है। नेक्स्ट वर्ड हमने देखा था एक्सपोस्टुलेट। इसका मतलब होता है मनाना, यानी कि एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और डिसएग्रीमेंट, यानी कि
किसी चीज़ के लिए आप स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल शो कर रहे हो, आपत्ति जता रहे हो, यानी कि किसी चीज़ के लिए, किसी ऑफ़र के लिए मना कर रहे हो, या फिर किसी को किसी काम को करने के लिए मना कर रहे हो, डिसअप्रूवल दे रहे हो, डिसएग्रीमेंट जो है किया है आपने, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोस्टुलेट बोलते हैं, यानी कि मना कर देना, आपत्ति जताना, उसे बोलते हैं एक्सपोस्टुलेट। और ये क्या होता है, वर्ब होता है, एंड इसकी मीनिंग से ही आप देख सकते हो कि ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा इग्नोमिनस का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है शर्मनाक, यानी कि कलंकित होना, ठीक है। डिजर्विंग और कॉजिंग पब्लिक डिस्ग्रेस, यानी कि पब्लिक जो डिस्ग्रेस है उसको डिजर्व करना, एंड यानी कि शर्मनाक कोई काम करना, उसको बोलते हैं इग्नोमिनस, ठीक है। और ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड था इम्पॉर्चुनेट। इसका मतलब क्या था, हठपूर्ण, यानी कि जिद करना, यानी कि ट्रबलसमली अर्जेंट और परसिस्टेंट इन रिक्वेस्टिंग, ठीक है, मतलब कि ट्रबलसमली अर्जेंट काम के लिए करने को बोलना, जिद करना, परसिस्टेंट इन रिक्वेस्टिंग, यानी कि बार बार रिक्वेस्ट करना, प्रेसिंगली एंट्रेटिंग, यानी कि एक तरह से प्रेशर बनाना किसी पर, दैट इज़ कॉल्ड इम्पॉर्चुनेट, यानी कि हठपूर्ण, यानी कि जिद करना। इम्पॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, हठपूर्ण, यानी कि जिद करना, और ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड था गाइस जैजून। जैजून का मतलब होता है फीका एंड नीरस, यानी किसी चीज़ का नेव होना, सिंपलिस्टिक होना, उसे बोलते हैं क्या, जैजून। यानी कि कोई चीज़ फीकी सी है, फॉर एग्जांपल कोई डिश बनाई है तो आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये तो फीकी सी है, या फिर किसी मिल्क में चीनी नहीं डली है तो उसको क्या बोलेंगे, फीकी है। लेकिन इससे भी बड़ा सेंस जो है वो इसका ये आता है कि कोई पर्सन से रिलेटेड, जैसे कि कोई पर्सन है जिसको किसी काम में इंटरेस्ट ना हो, यानी कि वो बेसुध हो, जिसको अपना होश ना हो, उसे बोलते हैं जैजून। तो उसके सेंस में इसका मेन मीनिंग होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। कोई वैसा पर्सन जो कि अपने आप में इंटरेस्टेड ना हो, या फिर जो बेसुध हो, जिसको अपना होश ना हो, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड जैजून। और ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो ये हम किसी थिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एज एन एडजेक्टिव ही इसका यूज़ करेंगे नाउन के पहले, ठीक है गाइस। तो हमने इन सभी वर्ड्स को देख लिया है एंड इसका रिवीजन भी कर लिया है। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल से जुड़ना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, एंड लिंक पर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे ग्रुप पर, और ग्रुप में ज्वाइन करके आप क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं, और चैनल पे आपको PDF मिल जाएगी। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Share the video wherever you can on Facebook, Telegram or WhatsApp. Subscribe the channel and press the bell icon for watching more videos, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस आने वाली हैं, एंड ऑलरेडी जितने भी मैंने वीडियोस आपके लिए बनाई हैं वो सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी तक वो सारी वीडियोज़ आपने नहीं देखी, आप उन्हें देख के फिनिश कर दीजिए और अपने एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाइए। सो गाइज, मिलते हैं आज के 5 PM के लाइव सेशन पर। एज़ यू नो, मैंने आपको डेली बताती हूँ कि 5 PM पर होता है इंग्लिश का लाइव क्विज सेशन, जिसमें आप अटेंड करके अपने देख सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। सो 5 PM लाइव सेशन के लिए आज तैयार रहिएगा, और डेली होता है तो डेली आप 5 PM लाइव सेशन पर तैयार रह सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।